जय हिंद फ्रेंड, सिग्मा एजुकेटर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड आइए आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं समान विज्ञान का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्शन अथवा जनन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने समान विज्ञान से संबंधित दो टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने विटामिन्स के बारे में जिक्र किया था, जिसमें हमने दो प्रकार के विटामिनों के बारे में आपको बताया था। एक विटामिन था जिसे बोला जाता था वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसे बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और उसके साथ साथ दूसरा हमने विटामिन को डिस्कस किया था फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसे बोला जाता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे विटामिन से संबंधित, उसे हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जनन से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनन है। आज हम समझेंगे कि धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसे निम्न श्रेणी के जंतु और उसके साथ साथ उच्च श्रेणी के जंतुओं के बारे में जाना जाता है, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कैसे जनन की प्रक्रिया को शो करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो जनन से संबंधित क्वेश्चन आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म से भी आता है और उसके साथ साथ हायर ऑर्गेनिज्म से भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन देखा जाए तो कोई स्पेशल फ्यूचर नहीं है लिविंग एंड नॉन लिविंग का, क्योंकि ये लिविंग एवं नॉन लिविंग के बीच डिफ्रेंसिएशन को व्यक्त नहीं करता। हमारे धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जनन की प्रक्रिया को शो नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। इसीलिए माना जाता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो बेहतर फ्यूचर नहीं है किसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, तो आइए फ्रेंड आज हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को शो करते हैं। यदि रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाए तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो धरती पर जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म या जितने प्रकार के पॉपुलेशन यहाँ निवास कर रही है उनके स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या करते हैं, एक नए संतति को जन्म देते हैं या अपने ही समान एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं जो उनके स्पीसीज को क्या करता है, कंटिन्यू करके रखता है। लेकिन यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को शो नहीं करता है तो आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनकी स्पीसीज धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जनन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पीसीज के कंटिन्यूटी को क्या करता है, बनाए रखता है। और जनन को ही क्या माना गया है, सबसे बेहतर फ्यूचर माना गया है किसी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारी धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे हायर श्रेणी के जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसे बोला जाता है उच्च श्रेणी के जंतु। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है, और बाकी जो निम्न श्रेणी के जो जो जंतु हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया काफ़ी फास्ट होती है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कौन कौन ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर किसी गैमेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गैमेट यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, तो उसमें जो टाइम स्पेंड करने का समय होता है वो क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। इसीलिए हायर ऑर्गेनिज्म जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, क्योंकि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ मतलब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज मीन्स होता है निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद फिर जाके उनमें भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, और भ्रूण से फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी स्पीसीज क्या हो रहती है, कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, चाहे वो पेरेंट बॉडी जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसी के बॉडी से या उसी के शरीर से एक नए संतति का जन्म हो जाता है। इसीलिए जो निम्न श्रेणी के जंतुओं में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है फास्ट होती है। तो फ्रेंड आज का जो हमारा समान विज्ञान का टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है, अगर रिप्रोडक्शन मीन्स देखा जाए तो री मीन्स होता है पुनः, एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है निर्माण करना। मतलब कि अपने ही समान एक नई संतति को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और रिप्रोडक्शन जानते रहना सबसे बेस्ट फ्यूचर है, क्योंकि रिप्रोडक्शन यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में उनका स्पीसीज क्या हो जाएगा, धरती से धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा या आने वाले समय में विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि यही रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखता है। लेकिन अभी देखा गया है कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या पृथ्वी पर क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, वातावरण बदलने के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो होता है और रिप्रोडक्शन
क्योंकि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन पर प्रभाव डालते हैं। और उसी प्रभाव डालने के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म धरती पर ऐसे हैं जो तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे धरती से क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और रिप्रोडक्शन ही क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके स्पीसीज को कंटिन्यू करता है किस पर, धरती पर। तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन का हम पहले परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही है, री मीन्स होता है पुनः और प्रोडक्शन मीन्स होता है निर्माण करना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे आपको बोला है कि अपने ही समान एक नई संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन अथवा जनन कहलाती है। और जनन और प्रजनन दो चीज़ें होती हैं। प्रजनन हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं और जो जनन की प्रक्रिया है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, जंतुओं के अंदर पढ़ते हैं। ये भी डिफ्रेंसिएशन आप जानते रहना। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि अपने ही समान नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर, इसका परिभाषा लिखते हैं, पृथ्वी पर अपने जाति के अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए संतति को, संतति मीन्स होता है पुत्री, ठीक है, मतलब पुत्र अथवा पुत्री। नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया, नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जन्म देने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो ये फ्रेंड आप परिभाषा याद रखे रहेंगे। मतलब कि पृथ्वी पर अपने स्पीसीज को कंटिन्यूटी करने के लिए अपने ही समान, मतलब सिमिलर, ठीक है, जनरेशन को प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया या नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और जनन से ही धरती पर जितने प्रकार के स्पीसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। यदि कोई ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं शो करता है तो आने वाले समय में धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक में क्या होने लगती, पॉपुलेशन कम होने लगती है। और पॉपुलेशन को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। पृथ्वी पर अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। क्योंकि जब जनन की प्रक्रिया होती है तो कुछ बहुत सारे ऐसे फ्यूचर हैं जो जनन में हमें क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्योंकि जनन में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। बायोमॉलिक्यूल्स हो गए जिसे बोला जाता है जैव अणु, बहुत सारे जैव अणु ऐसे हो गए जैसे वसा हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन में। और उसके साथ साथ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए का द्विगुणन होता है। और जो कोशिकाएँ होती हैं वो भी इनलार्ज करती हैं, ठीक है, साइज में इनलार्ज करते हैं तब जाके। और सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाए तो विभाजन इसमें होता है, जिसे बोलते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन। मतलब बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्वमेंट होती हैं तब जाके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होने के बाद तब एक नए संतति का क्या होता है, जन्म होता है। तो रिप्रोडक्शन जो हम एक लाइन में आपको समझा रहे हैं, एक लाइन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। क्योंकि आपने बता दिया कि पृथ्वी पर अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। लेकिन जनन की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किस में लगता है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मक बनते हैं, जिसमें मेल गैमेट जिसे नर युग्मक बोला जाता है, उसके साथ साथ फीमेल गैमेट और मादा युग्मक। जब मेल जो है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है, और उसके साथ साथ फीमेल जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन होता है, तब जाके किसका फॉर्मेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके किसका निर्माण करता है, एक नई संतति को जन्म देता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ये प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म में जानते रहना काफ़ी लॉन्ग होता है।
लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत फास्ट है। मतलब कि वो एक एक मिनट में लाखों करोड़ों जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है, निम्न श्रेणी के जंतु हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर उनके अंदर जनन की कौन सी प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे, पृथ्वी पर अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब उसके बाद आइए लिखते हैं फ्यूचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन के लक्षण। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्यूचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, फ्यूचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के लक्षण। अब यदि जनन के लक्षण के बारे में जिक्र किया जाए तो फ्रेंड, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया वो काफ़ी स्लो होती है। स्लो रिप्रोडक्शन होने के कारण उसमें हम बहुत सारी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो जनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा रिप्रोडक्शन का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें हम लोग सिर्फ जनन के बारे में जान रहे हैं, आखिर जनन होता क्या है और जनन कितने प्रकार का होता है, किस जंतुओं में किस टाइप का क्या होता है, जनन पाया जाता है। तो फ्यूचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बोलते हैं इसे, जनन के लक्षण, जनन के लक्षण। तो जनन के लक्षण के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो जैव अणु का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे जनन के समय। तो पहला पॉइंट जो एग्जाम में फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या लिखेंगे, जनन के समय, जनन के समय, जनन के समय विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं, जैसे प्रोटीन, उसके साथ साथ वसा, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। क्योंकि जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो रिप्रोडक्शन हमने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्लो होती है। और रिप्रोडक्शन होने से पहले जो इंटरनल बॉडी के अंदर फंक्शन प्ले होते हैं, वही फंक्शन में क्या चीज़ है, पहला पॉइंट ये है कि जनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणु जैसे प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, और भी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो जनन के समय क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। तो जनन के समय इन सब चीज़ों का बनना जरूरी है, तभी जाके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि इन सब में कुछ गड़बड़ी आती है तो आगे जाके एक नए एम्ब्रियो का जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखे रहेंगे पहला पॉइंट, जनन के समय विभिन्न प्रकार के जैव अणु जैसे प्रोटीन हो गए, वसा हो गए आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रेंड, जनन काल में जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, जनन के समय, जनन के समय आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन मीन्स होता है कि अपने ही समान टू कॉपी बनाना, मतलब कि द्विगुणन मीन्स होता है कि अपने ही समान एक नए डीएनए का क्या करना, फॉर्मेशन करना, उसे बोलते हैं डुप्लीकेशन, ठीक है। तो डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें डीएनए क्या करता है, अपने ही समान एक टू कॉपी या प्रतिबिंब बनाता है, इसी को बोला जाता है डुप्लीकेशन, ठीक है। तो यह डीएनए का द्विगुणन होता है। तो जनन के समय डीएनए का द्विगुणन होता है। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जनन की प्रक्रिया हो रही है तो उसके अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होना जरूरी है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर वो आगे जाके एक नए संतति को जन्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि दो सेल यदि आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों सेलों के अंदर डीएनए होना जरूरी है, ठीक है। और यही डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सोमैटिक जो जीन है या उसके साथ साथ जर्मिनल जीन है
वो कैसे अपीयर होंगे, कैसे दिखाई देंगे, यही डीएनए क्या करता है, इसी को आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है, जो पेरेंट बॉडी के लक्षण को लेकर किसके अंदर, जाइगोट के अंदर या गैमेट के अंदर जाता है, और वही गैमेट ट्रांसफ़र करता आगे जाके भ्रूण के अंदर, और भ्रूण से फिर किसके अंदर जाता है, बच्चों के अंदर जाता है। क्योंकि डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, क्योंकि डीएनए ही माता पिता के लक्षण को लेकर किसके अंदर, बच्चे के अंदर जाता है। तो याद रखे रहेंगे, जनन के समय आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का क्या होता है, डुप्लीकेशन अथवा द्विगुणन होता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि जब जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो तीसरा पॉइंट फ्यूचर इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट, जनन के समय कोशिकाओं के आकार में आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। तो जनन के समय आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, किसके आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। क्योंकि यदि कोशिकाओं का साइज नहीं बढ़ेगा, कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ेगा, तो उनमें फिर डिवीजन कैसे होगा। क्योंकि हम निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं में देखेंगे, जब जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तब जाके कोशिकाएं साइज में इनलार्ज करती हैं, तब जाके डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर जाके 2 डॉटर सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, जनन के समय कोशिकाओं के आकार में क्या होना, वृद्धि होना। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, जनन के समय बहुत से कोशिकाएं विभाजन होती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे, चौथा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जनन के समय समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो याद रखे रहेंगे, ये स्पेशल फ्यूचर है किसका, रिप्रोडक्शन का। क्योंकि यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है तो बिना कोशिका विभाजन के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोशिका विभाजन ही एक नए सेल का फॉर्मेशन करवाती है। समसूत्री मतलब कि इसमें जो कोशिका विभाजन होगा, और उसके साथ साथ अर्धसूत्री में गुणसूत्र का बंटवारा हो जाता है, और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का डिवीजन नहीं होता है, सेम गुणसूत्र पेरेंट बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे, वो डॉटर सेल के अंदर जाता है। तो याद रखे रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, जनन के समय समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। क्योंकि कोशिका जब तक नहीं विभाजित करेगी तब तक जाके ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना उसके, जब गैमेट नहीं बनेंगे तो फिर एम्ब्रियो के साथ साथ फिर क्या हो गया, जो भ्रूण हो गया उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो याद रखे रहेंगे, जनन के समय समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें युग्मक का फॉर्मेशन यदि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाए तो 5वां पॉइंट लिखेंगे, जनन के समय युग्मक का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण होता है। तो जनन के समय याद रखे रहेंगे फ्रेंड, किसका भी फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यदि हायर ऑर्गेनिज्म में जो जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 प्रकार के गैमेट बनते हैं। एक गैमेट को बोला जाता है मेल गैमेट, जिसे बोलते हैं नर युग्मक, और एक बोला जाता है मादा गैमेट, जिसे बोला जाता है मादा युग्मक। ठीक है, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जब मिलते हैं, संलयन की प्रक्रिया होती है, इसी को सिंगैमी अथवा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, और ये फर्टिलाइजेशन जो है ये स्पेशल फ्यूचर है हायर ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होने की जो प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन आगे कंटिन्यूटी होके किसका फॉर्मेशन करता है, एक जाइगोट अथवा भ्रूण का निर्माण करता है, और फिर वही डेवलप करके किसका, एक संतति का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जो हायर श्रेणी के जंतु हैं तो ये भी जनन का लक्षण है, क्योंकि जनन के समय जो हायर श्रेणी के ऑर्गेनिज्म है यदि उनके अंदर युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होगा, यदि युग्मक नहीं बनेगा तो फिर आगे जाके एक नए संतति को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जनन के समय युग्मक का निर्माण होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे,
सबसे इम्पोर्टेंट 6वां पॉइंट लिखेंगे, जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया होती है। जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जनन की प्रक्रिया हो रही है तो याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो हायर एनिमल हैं जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनके अंदर जानते रहना एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मेल गैमेट नर युग्मक और उसके साथ साथ फीमेल गैमेट जिसे बोला जाता है मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, तब जाके उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद वो आगे जाके एक सिंगल सेल का निर्माण करते हैं जिसे बोला जाता है जाइगोट, और उन्हीं जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा कई सारे सेल का फॉर्मेशन होता है। जब हम पढ़ेंगे तब उसके बाद जानेंगे कौन कौन सेल का किस किस स्टेप में फॉर्मेशन होता है, और यही कोशिकाएं आगे जाके एक भ्रूण अथवा एम्ब्रियो को निर्माण करती हैं, और यही एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद फिटस का फॉर्मेशन करता है, और वही फिटस फिर आगे जाके किसमें एक नई संतति को क्या करता है, जन्म देता है, मतलब एक नई संतति के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो याद रखे रहेंगे इतना पॉइंट फ्रेंड जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनन क्या है, हमने आपको बता दिया। जनन वह प्रक्रिया है जो अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए अपने ही समान एक नई संतति को जन्म दिया जाता है, उसी को बोलते हैं जनन। ठीक है, तो जनन के जो लक्षण है वो कौन कौन है, मतलब कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जानते रहना बहुत सारे जैव अणुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उन जैव अणुओं में कौन कौन है, प्रोटीन है, वसा है, और भी सारी चीज़ें बनती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें याद रखे रहना जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, इनका डुप्लीकेशन अथवा द्विगुणन होता है। और उसके साथ साथ जनन के समय कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धि नहीं होगा तो आगे जाके एक नए सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उसके साथ साथ चौथा पॉइंट है जनन के समय समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि जनन की यदि प्रक्रिया हो रही है तो उसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन जरूर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है जनन के समय युग्मक का फॉर्मेशन होता है। जो युग्मक बनाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं यदि उनके अंदर युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आने वाले समय में वो अपने संतति को जन्म नहीं दे पाएंगे। उसके बाद 6वां जो पॉइंट हमने लिखा है, जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि निषेचन ही आगे जाके प्रोसेस को बढ़ाता है किसके फॉर्मेशन में, एक नए संतति के निर्माण में। किसका योगदान होता है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। अब आइए अब हम समझते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है जनन के प्रकार। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और उसके साथ साथ यदि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी ये सारे सवाल आते हैं, क्योंकि यदि आप इंटर क्लास 12 के बायो का पेपर आप देंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। रिप्रोडक्शन या जनन के लक्षण के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आपका पहला यूनिट ही है रिप्रोडक्शन जिसे जनन कहा जाता है। ठीक है, तो जनन से संबंधित एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, तो उसमें भी जनन से संबंधित क्वेश्चन क्या किया जाता है फ्रेंड, पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे जनन के बारे में। अब उसके बाद आइए हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो अब उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जनन के प्रकार के बारे में। तो अगला हमारा प्रकार है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, जनन के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर कौन कौन से जनन की प्रक्रिया होती है, जनन के प्रकार। तो अब हमारा टॉपिक है जनन के प्रकार। तो अब हम समझेंगे आखिर जनन कितने प्रकार का होता है। यदि ओल्ड बुक में जाके देखा जाए तो पहले जनन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की। एक प्रोसेस को बोला जाता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे बोला जाता था लैंगिक जनन। और तीसरा हम पढ़ते थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता था कायिक जनन। लेकिन यदि अब हम नए एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या किया है,
वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मर्ज कर दिया किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब जो कायिक जनन की प्रक्रिया हम किसमें पढ़ते हैं, आलैंगिक जनन में। तो अब अगर देखा जाए न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो अब जो जनन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो प्रकार है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी को बोला जाता है अलैंगिक जनन। इसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो रिप्रोडक्शन है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। तो इसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो जानते रहना उनके अंदर पाई जाती है जिनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार हैं, 2। एक बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है लैंगिक जनन। तो आइए पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन एनिमल के अंदर भी देखेंगे, उसके साथ साथ प्लांट के अंदर। यदि ऑर्गेनिज्म की बात किया जाता है, सजीवों के बारे में बात किया जाता है, तो हमारे धरती पर 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक बोला जाता है प्लांट और एक बोला जाता है एनिमल। प्लांट के अंदर अलैंगिक जनन कैसे होगा, उसके साथ साथ एनिमल के अंदर अलैंगिक जनन कैसे होगा, हम क्या करेंगे, जनन से संबंधित डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। और फिर लास्ट तक हम किसके बारे में जाकर डिस्कशन करेंगे, ह्यूमंस। क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस अगर स्पीसीज के बारे में जिक्र किया जाए तो क्या है, मानव। धरती पर सबसे एडवांस स्पीसीज मानव है। मानव में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके अंदर भ्रूण कैसे बनते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, चाइल्ड का बर्थ कैसे होता है। ठीक है, मतलब सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कवर करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं आखिर जनन क्या है और जनन कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड याद रखे रहेंगे, जनन के प्रकार में पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है अलैंगिक जनन। दूसरा जो रिप्रोडक्शन है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि अलैंगिक जनन काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक जनन है उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक होगा, क्योंकि हमें 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ना है, एक प्लांट के अंदर और उसके साथ साथ एक एनिमल के अंदर। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला जो जनन है वो क्या है, अलैंगिक जनन जिसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म कर लेंगे तब जाके किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में। जब ये हमारा समाप्त हो जाएगा अलैंगिक जनन तब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन में जानते रहना इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब कि इसमें गैमेट नहीं बनते हैं। इसमें पेरेंट बॉडी से ही क्या होता है, एक नए युग्मक का क्या बोलते हैं, एक नई संतति का जन्म होता है। तो याद रखे रहेंगे फ्रेंड, इसमें पेरेंट बॉडी चाहे मेल पेरेंट बॉडी होगी या फीमेल पेरेंट बॉडी होगी, वो क्या करेगा, एक नए संतति को क्या कर देगा, जन्म देगा। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट का फॉर्मेशन यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो उसे वो किस प्रोसेस के द्वारा गुजरेगा, लैंगिक जनन के द्वारा, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के एक नई संतति का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो अलैंगिक जनन जानते रहना फ्रेंड कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में देखा जाए तो खंडन है, उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं खंडन हो गया, उसके बाद फिर द्विखंडन पढ़ते हैं, बहुखंडन पढ़ते हैं, खंडन के प्रकार में हो गए। उसके बाद फिर आएंगे तो बहुत सारे प्रोसेस है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जानते रहना फ्रेंड बहुत सारे स्टेप में होता है, और उन्हीं एक एक स्टेप को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अलैंगिक जनन देखा जाए फ्रेंड बहुत सारा प्रकार है, स्पोर फॉर्मेशन है, फिशन है, उसके साथ साथ बाइनरी फिशन है, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्पोरिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होते हैं, अलैंगिक जनन के अंदर। तो पहला हम अलैंगिक जनन का स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। अब एक एक हम डिस्कशन करते जाएंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में इसे नोट करेंगे। तो पहला हम लिखेंगे क्या, फिशन। ठीक है, तो पहला हम ले रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार में फिशन।
ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फिशन के बारे में है। आखिर समझते हैं कि फिशन है क्या, और फिशन की जो प्रक्रिया है वो किन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो फिशन जो है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं खंडन। इसे क्या बोला जाता है, फिशन को खंडन कहते हैं। और जो खंडन की प्रक्रिया है, खंडन मीन्स होता है टूटना, मतलब कि कोई पेरेंट बॉडी क्या कर जाएगी, टूट जाएगी, और वही पेरेंट बॉडी से क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म अथवा एक नए संतति का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं खंडन। और खंडन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे खंडन कितने प्रकार, 3 प्रकार का, इसमें 2 नहीं है, 3 प्रकार का है। तो इसमें खंडन आगे जाके कितने भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में। ठीक है, तो खंडन कितने प्रकार का है, 3। तो पहला प्रकार इसमें हम डिस्कशन करेंगे खंडन का, जिसे बोला जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, तो पहला जो स्टेप है खंडन का वो क्या है, बाइनरी फिशन। तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है द्विविभाजन, अथवा इसको क्या आप कह सकते हैं, द्विखंडन भी कह सकते हैं बाइनरी फिशन को। तो बाइनरी फिशन हो गया, और इसी में एक होता है मल्टीपल फिशन, जिसे बोला जाता है बहुखंडन, और एक स्टेप होता है जिसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो मतलब कि फिशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है द्विविभाजन अथवा द्विखंडन, और उसके बाद एक होता है मल्टीपल फिशन, जिसे बोला जाता है बहुखंडन, और तीसरा जो फिशन का प्रकार है उसे बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं आखिर बाइनरी फिशन है क्या। तो बाइनरी फिशन मीन्स होता है कि इसमें जो मात्र कोशिका है, ये मात्र कोशिका क्या करेगी, 2 भागों में विभाजित कर जाएगी। चाहे मात्र कोशिका मेल गैमेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने बॉडी मतलब कायिक कोशिका का डिवीजन होगा, और उसी कायिक कोशिका से क्या हो जाएगा, एक नए संतति का जन्म हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आलिंगिक जनन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको गैमेट दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आलिंगिक जनन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं फिशन, जिसे खंडन कहा जाता है। और खंडन कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। यहाँ हम लिख देते हैं खंडन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो खंडन कितने प्रकार का है, 3। तो पहला हम प्रकार डिस्कशन कर रहे हैं क्या, बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है द्विखंडन, अथवा इसे क्या बोलते हैं, द्विविभाजन। इसे क्या बोला जाता है, द्विखंडन बोलो, या आप इसे बोल सकते हो द्विविभाजन कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो पेरेंट बॉडी होगा वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, और उसी से क्या होगा, 2 संतति क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, एक नई संतति। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है, जैसे हर एनिमल के बारे में जिक्र किया जाए, तो उसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें जब संतति का जन्म हो जाता है तो पेरेंट बॉडी बची रहती है। लेकिन इस स्टेप में आप देखेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब पेरेंट बॉडी का डिवीजन होगा, जब मातृ कोशिका विभाजित करेगी, जब संतति कोशिका बचेगी, तो इसमें आप याद रखे रहेंगे नेचुरली रूप से कभी भी इसमें पेरेंट बॉडी का डेथ नहीं होता है। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म, जैसे मानव का ही जिक्र किया जाए, मानव के अंदर देखा जाए, मानव के अंदर जब बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है, जब एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जो पेरेंट होते हैं वो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आके उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मतलब वास्तविक मृत्यु हो जाती है। लेकिन आलैंगिक जनन जिन जंतुओं के अंदर हो रहा है, इनका कभी भी वास्तविक रूप से मृत्यु नहीं होता है। इसीलिए आलैंगिक जनन के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अमर जीव कहा जाता है, क्योंकि ये अमर होते हैं, क्योंकि इनकी वास्तविक मृत्यु नहीं होती। ठीक, तो याद रखे रहेंगे बाइनरी फिशन को क्या बोला जाता है, द्विखंडन। तो इसमें क्या लिखेंगे, मात्र कोशिका जो है इसमें क्या कर जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मतलब कि मात्र कोशिका, इसमें क्या लिखेंगे, मात्र कोशिका किसको बोला जा रहा है, पेरेंट बॉडी को। ठीक है, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, नई संतति का, जिनसे नई संतति का जन्म होता है, उसे बोलते हैं मात्र कोशिका अथवा पेरेंट बॉडी। तो क्या लिखेंगे, मात्र कोशिका का 2 भागों में टूट जाना। ठीक है, मात्र कोशिका का 2 भागों में टूट जाना। तो मात्र कोशिका का 2 भागों में टूट जाना क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। तो द्विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें मात्र कोशिका 2 भागों में टूटकर क्या करती है, नए संतति को क्या करती है, जन्म देती है। तो आप याद रखे रहेंगे बाइनरी फिशन भी अब होता है 3 प्रकार का, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे बाइनरी फिशन भी कितने प्रकार का होता है उसको डिस्कशन करेंगे। तो बाइनरी फिशन आप याद रखे रहेंगे, मात्र कोशिका का 2 भागों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन, अथवा क्या इसे बोलते हैं, द्विविभाजन अथवा द्विखंडन कहते हैं।
और इसमें आप देखेंगे कि जो पेरेंट बॉडी है, क्योंकि पेरेंट बॉडी 2n होगा और जो बच्चे का निर्माण होगा वो भी क्या होगा 2n, क्योंकि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी इसमें n नहीं बनेंगे। हमेशा मात्र कोशिका से जो क्या बनेगा डॉटर सेल बनेगा, वो हमेशा मात्र कोशिका से 2n और उसके साथ साथ डॉटर सेल में भी क्या होगा 2n का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हायर एनिमल का हम जिक्र करेंगे तो 2n से फिर n बनता है, फिर जाके n आपस में जब मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं तब जाके 2n का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई गैमेट नहीं बन रहा है, तो इसलिए मात्र कोशिका 2 भागों में टूटकर एक नए संतति को क्या करती है जन्म देती है। तो अब इसमें आइए हम समझते हैं कि बाइनरी फिशन में भी कई प्रकार के हैं। अब कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला प्रकार हम बाइनरी फिशन का लिखते हैं जिसे बोला जाता है सिंपल। पहला हम इसमें डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, सिंपल अथवा इरेगुलर। इसे क्या बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन। सिंपल मीन्स होता है साधारण और उसके साथ साथ इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। ठीक है, तो इसे आप याद रखे रहेंगे। सिंपल मीन्स हो जाएगा क्या साधारण और इरेगुलर मीन्स हो जाएगा अनियमित। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे साधारण अथवा अनियमित विभाजन। क्या बोलेंगे विभाजन आप लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो द्विखंडन में लिख सकते हो। मतलब कि अलैंगिक जनन जो है, और बहुत सारे अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहला प्रकार डिस्कस कर रहे हैं खंडन। ये कितने प्रकार का है 3 प्रकार का। 3 प्रकार में हम पहला प्रकार डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है द्विखंडन। द्विखंडन मीन्स क्या होता है कि मात्र कोशिका के शरीर का 2 हिस्सों में टूट जाना क्या बोलते हैं द्विखंडन कहते हैं, और वही आगे जाके नए संतति का क्या करता है निर्माण करता है। उसके बाद जो बाइनरी फिशन है वो भी कई प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्कस कर रहे हैं। पहला सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन, इसे बोला जाता है साधारण अथवा अनियमित विभाजन। और जो साधारण अथवा अनियमित विभाजन है इसमें क्या होता है कि जो मात्र कोशिका है वो क्या करता है किसी भी हिस्से से 2 भागों में क्या कर जाता है टूट जाता है, और 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे मात्र कोशिका किसी भी भाग से, इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा मात्र कोशिका किसी भी भाग से किसी भी भाग से 2 हिस्सों में टूटकर 2 भागों में, ऐसे लिखेंगे 2 भागों में टूटकर मात्र कोशिका किसी भी भाग से 2 हिस्सों में टूटकर क्या लिखेंगे 2 हिस्सों में टूटकर पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, निर्माण करती है। तो इसमें आप याद रखेंगे फ्रेंड, इसमें जो मात्र कोशिका होगी वो 2 हिस्सों में टूटकर किसका फॉर्मेशन करेगी पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन करेगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन कहा जाता है। सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन जिसे बोला जाता है साधारण अथवा अनियमित विभाजन। और साधारण एवं अनियमित विभाजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेंड क्या है प्रोटोजोआ। इसमें आप याद रखे रहेंगे प्रोटोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसे आप याद रखे रहेंगे प्रोटोजोआ, क्योंकि ये फाइलम है संघ है। तो प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे अमीबा हो गया वो प्रोटोजोआ के अंदर आता है। तो प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जानते रहना कौन सी प्रक्रिया होती है बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है द्विखंडन कहा जाता है। और द्विखंडन में ही क्या होता है जो मात्र कोशिका होती है 2 हिस्सों में टूटकर और 2 संतत कोशिका का क्या करती है फॉर्मेशन करती है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड किसके बारे में समझा, रिप्रोडक्शन, आखिर जनन क्या है। और जनन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है, धरती पर स्पीसीज को कंटिन्यू करने में क्या करता है, सहायता करता है। फिर हमने जनन के लक्षणों के बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि जनन के द्वारा ही जब जनन की प्रक्रिया होती है तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जो जनन की प्रक्रिया में आवश्यक होते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि आखिर जनन को कितने हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। जनन आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके साथ साथ दूसरे स्टेप को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने क्लासीफाई किया। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है कई सारे हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें हम पहला प्रकार डिस्कशन किए फिशन, और जिसे किसके नाम से जाना जाता है, खंडन के नाम से जाना जाता है। और खंडन आगे चलकर कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार में कौन कौन है, बाइनरी फिशन है, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल ये बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन भी आगे, बाइनरी फिशन मीन्स क्या होता है, मात्र कोशिका का 2 भागों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन कहलाता है। बाइनरी फिशन आगे चल के कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 हिस्सों में। एक बोलते हैं सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है साधारण, और उसके साथ साथ अनियमित विभाजन अथवा द्विखंडन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मात्र कोशिका होती है वो 2 भागों में अथवा 2 हिस्सों में टूट जाती है, और उसी से 2 संतर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रोटोजोआ, मतलब संघ प्रोटोजोआ के जो एनिमल हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। तो इसमें प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे जिसे बोला जाता है अमीबा, ठीक है। तो अमीबा के बारे में आप याद रखे रहेंगे, किसके बारे में, अमीबा। अमीबा इसका एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे। अमीबा के अंदर आप याद रखे रहेंगे क्या होता है, सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनियमित अथवा साधारण जो द्विखंडन है किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा के अंदर पाया जाता है। और प्रोटोजोआ के और भी सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके अंदर सिंपल अथवा इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। उसके बाद जो दूसरा फिशन का प्रकार है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, मतलब कि लंबवत द्विखंडन बोला जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जिसे बोला जाता है क्षैतिज द्विखंडन। और एक हम और पढ़ेंगे जिसे चौथा हम प्रकार क्लासीफाई करेंगे ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ठीक है। और ऑब्लिक बाइनरी फिशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर पाया जाता है, सीरेशियम के अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड आज हमने इस वीडियो के बारे में इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब आलंगी जनन के और भी जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू लेक्चर में डिस्कशन करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।